अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान। आप देख रहे हैं दी टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग नीचे कमेंट्स के साथ बताओ कि भाई आप लोगों के रोज़े कैसे चल रहे हैं और ये वाला महीना आप लोगों के लिए कैसा रहा। मैंने तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। मैं सारा साल वेट कर रहा होता हूँ रमज़ान का, तो अनफॉर्चुनेटली ये जो महीना ये ख़त्म हो रहा है तो मैं वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर के रमज़ान का। तो नीचे कमेंट्स के अंदर आप लोग लाजमी तौर पर बताइएगा। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस अपडेट को मैं वीडियो में आगे चलकर पहले डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन इसको मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा ताकि जो मैक्सिमम लोग हैं वो इस अपडेट को सुनकर ही जाएं। तो अभी रिसेंटली पीटीए ने एक सर्वे किया पाकिस्तान लाहौर के अंदर, मेरे शहर के अंदर, जिसके अंदर उन लोगों ने लाहौर के अंदर जो 4G की सर्विसेज मिल रही हैं सारे के सारे नेटवर्क्स की, उसको चेकआउट किया और सारे के सारे नेटवर्क्स टोटली तौर पर फेल हो गए। मतलब कि एक 90% का स्टैंडर्ड होता है जिसके अंदर ओवरऑल उन लोगों ने क्वालिटी को प्रोवाइड करना होता है, और कोई भी नेटवर्क 90% का जो एक कॉन्फिडेंस का लेवल है उसको अचीव नहीं कर पाया। मतलब कि इन लोगों को जब एक लाइसेंस दिया जाता है ऑपरेट करने के लिए, तो इन लोगों को टारगेट दिया जाता है कि आप लोगों ने 90% जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो प्रोवाइड करनी है, तो सभी के सभी नेटवर्क्स ने फेल कर दिया। तो मुझे लगता है कि पीटीए को अभी इनको हैवी किस्म के जुर्माने करने चाहिए या फिर इनके जो लाइसेंस है वो कैंसिल करने चाहिए। अजीब तमाशा यार इन लोगों ने बनाया। कहीं पर भी आप लोग चले जाओ, इनका जो नेटवर्क होता है वो इतना ज़्यादा थर्ड क्लास होता है, और आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि अगर लाहौर की ये कंडीशन है तो जो बेचारे छोटे सिटीज़ हैं आउट ऑफ मतलब के बड़े सिटीज़ एरियाज़ हैं उनका क्या हाल होता हुआ होगा। तो इसके अलावा सीन यहाँ पर ये था कि लाहौर में इन लोगों ने पीटीए वालों ने डिफरेंट एरियाज़ के अंदर टेस्टिंग की, और ये अभी रिसेंट टेस्टिंग है जो कि फेब और मार्च के मंथ के अंदर की गई थी। तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है। और एक चीज़ आपको मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग बताऊँ कि जिस एरिया के अंदर मैं रहता हूँ ना, मैं टेलीनॉर की सिम को यूज़ करता हूँ। तो जिस दिन लाइट जाती है, मतलब कि मंगल वाले दिन लाइट जाती है, कोई मेंटेनेंस की वजह से 6-7 घंटे लाइट जाती है, और इन 6-7 घंटों के अंदर जो सिग्नल्स होते हैं ना मेरे मोबाइल के ऊपर वो आते ही नहीं है। मुझे लगता है कि जो टावर लगा हुआ है ना उनके पास कोई जनरेटर कोई यूपीएस नहीं है, जिसकी वजह से जब पावर जाती है तो उनकी भी जो पावर पर चली जाती है। इस किस्म की जो पैथेटिक सर्विसेज है ये लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो ये ऑपरेट पता नहीं कैसे कर रहे हैं। इनका भी सीन वही है जो कि हमारी गाड़ियों की मार्केट का, कि जब आप अकेले फेरे होते हो, चाहे आप लोग कोई शिट क्वालिटी भी दे रहे हो तो आप चल रहे होते हो। मुझे लगता है कि जो हमारे ऑपरेटर्स हैं इनके अंदर भी जो कंपटीटर्स हैं अच्छे लेवल के वो आने चाहिए। मुझे नेटवर्किंग का पूरा इतना कोई ज़्यादा खास पता नहीं है। पीटीसीएल को इन लोगों ने फिर 25 साल के लिए लाइसेंस दे दिया हुआ, तो आप समझ सकते हो कि इस अपडेट को मैं पहले क्यों डिस्कस करना चाह रहा था। अब अगला जो डाटा है, अगली जो न्यूज़ है वो भी इससे रिलेटेड है। तो अभी रिसेंटली पीटीए ने ये भी चीज़ हमें बताई है कि पाकिस्तान के अंदर जो टोटल सेलुलर सब्सक्रिप्शंस हैं वो कितनी हो चुकी हैं, तो 183 मिलियन, यानी कि 18 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास इस वक्त जो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स हैं, जो सेलुलर सर्विसेज हैं, जो सिम्स वगैरह वो चल रही हैं। और जो जैज़ है वो टॉप के ऊपर है, 37.8% जैज़ के जो यूज़र्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। तो लेट्स सी के फ्यूचर के अंदर ये लोग इन अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं या फिर नहीं करते, या फिर कोई बाइक से कोई बड़ा प्लेयर आएगा तो तब इनको पता चलेगा कि इनकी औकात क्या है। अगली अपडेट की अगर हम लोग बात करें जो कि आ रही है iOS के रिलेटेड, तो आप लोगों को बताया कि अभी रिसेंटली एप्पल ने अपनी जो प्राइवेसी थी उनका जो बार था वो काफ़ी हाई सेट कर दिया था। iOS पता नहीं मैंने क्या कह दिया, iOS 14.5 के अंदर जो ऐप ट्रैकिंग है उसको ऑप्शन दे दिया था कि लोगों के उन्होंने उसको अलाउ करना या फिर नहीं करना। तो अभी रिसेंटली एक सर्वे सामने आया जिसके अंदर बताया गया है कि 12% ग्लोबली लोगों ने अलाउ किया ऐप ट्रैकिंग को, और अमेरिका के अंदर सिर्फ 4% लोगों ने इस चीज़ को अलाउ किया है कि जो ऐप्स हैं वो ट्रैक कर सकते हैं उन लोगों को। अब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इन 4% ने और जो ग्लोबली 12% लोग हैं इन्होंने क्यों अलाउ किया है। 12% तो समझ आती है कि ग्लोबली लोगों को इतना खास पता नहीं होगा, उन लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, उन्होंने हमारे दी टेक शो को तो देखा नहीं होगा जिसके अंदर हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, तो उन्होंने ऐसे ही अलाउ वगैरह कर दिया होगा। तो ये चीज़ अब काफ़ी अच्छी है। देखते हैं कि फेसबुक क्या करता है, क्योंकि इसके अंदर मोस्टली जो सबसे बड़ा प्लेयर है जिसको सबसे नुकसान होगा ज़्यादा वो फेसबुक इंस्टाग्राम ही है। उन लोगों ने ही आगे डाटा प्रोवाइड करना होता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू हमारे डाटा को एक्सेस कर रही होती हैं, जिसकी वजह से भाई फेसबुक मार्क ज़करबर्ग साहब अमीर होते जा रहे हैं। तो अब इनको पता चलेगा कि सीन क्या बनता है, और देखते हैं कि ये वाली जो कंपनीज हैं ये किस तरह रिएक्ट करती हैं, क्योंकि इन लोगों ने जाहिर है कि इसका कोई सलूशन तो निकालना ही है कि आपकी जब ऑडियंस है वो 4% के ऊपर आ गई है या फिर 12% के ऊपर आ गई है, तो
ज़ाहिर नुकसान तो उनको हो ही रहा होगा। इसके बाद जो अगली अपडेट है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो फाइनली IBM ने 2nm वाला जो प्रोसेसर है वो तैयार कर लिया हुआ है। अब इस वक्त हमें जो सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर्स मिल रहे हैं स्मार्टफोन्स के अंदर, iPhone 12 Pro Max के अंदर या फिर Samsung S21 Ultra के अंदर, वो 5nm के ऊपर मिल रहे हैं। अब आप लोगों को थोड़ा सा मैं अंडरस्टैंड करवा देता हूँ कि ये 5nm, 7nm, 12nm क्या होती हैं और 2nm इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जो एक प्रोसेसर होता है ना, फॉर एग्जाम्पल मेरा हाथ एक प्रोसेसर है, इसके अंदर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं। अब जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है ना वो nm के अंदर होता है। अगर 2nm है ना डिस्टेंस, तो मतलब ये है कि मेरे हाथ के ऊपर हम लोग ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स को लगा सकते हैं। अगर एक ट्रांजिस्टर और दूसरे के अंदर 5nm का फासला तो हम लोग कम नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स को लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली डिस्टेंस होता है ट्रांजिस्टर्स के दरमियान में। जितना कम डिस्टेंस होगा उतने ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स लग जाएंगे और जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स होंगे उतनी ज़्यादा हमें एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस मिलेगी एक प्रोसेसर के अंदर से। अब अगर हम लोग यहाँ पर कंपेयर करते हैं ना, तो जो हमें इस वक्त लेटेस्ट चिप्स मिल रही है A14 बायोनिक हो, चाहे वो स्नैपड्रैगन 888 हो, उनके अंदर हमें तकरीबन 12 बिलियन के अराउंड ट्रांजिस्टर्स मिलते हैं। लेकिन ये जो IBM ने 2nm वाला प्रोसेसर तैयार किया, इसके अंदर 50 बिलियन ट्रांजिस्टर्स होंगे। मतलब कि 12 बिलियन आप लोग कह लो कि एक चीज़ को बंदे खींच रहे हैं और एक चीज़ को 50 बिलियन बंदे खींच रहे हैं। तो जो 50 बिलियन होंगे उनकी परफॉर्मेंस होगी, जो पावर होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो यही सेम चीज़ हमें देखने को मिलेगी जब हमारे स्मार्टफोन्स के अंदर 2nm वाले प्रोसेसर्स आएंगे। और इसके अलावा एक चीज़ जो कि ड्रास्टिकली इंप्रूव होगी वो होगी हमारी बैटरी। ये चीज़ कही जा रही है कि अगर हम लोग 2nm वाले प्रोसेसर को कंपेयर करेंगे ना 7nm वाले प्रोसेसर के साथ, तो जो बैटरी लाइफ होगी वो 4 गुना तक ज़्यादा इंप्रूव होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग अपने स्मार्टफोन को डेली चार्ज करते हो तो 2nm प्रोसेसर के साथ आप लोगों को अपने स्मार्टफोन को 4 दिनों के बाद एक दफ़ा चार्ज करना पड़ेगा। मतलब कि आपके फ़ोन की जो बैटरी अगर एक दिन निकालती है आज की डेट के अंदर, तो उस प्रोसेसर के साथ 4 दिन निकाल लिया करेगी, जो कि काफ़ी क्रेज़ी नंबर है। और ये जो IBM है ये डेफिनेटली स्मार्टफोन्स के अंदर तो प्रोसेसर नहीं लगाती। हमें अगर प्रोसेसर मिलेंगे वो तो TSMC की तरफ से, TSMC या ना, हाँ TSMC है, ये TMCH मेरे से थोड़ा सा मिक्स हो जाता है। TSMC जो ताइवान वाली कंपनी है, या फिर हमें ये स्नैपड्रैगन की तरफ से देखने को मिलेंगे और 2025 तक हमें वेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस न्यूज़ को हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टाइम दे दिया क्योंकि आप लोगों को चीज़ों को समझाना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें। इसके बाद जो अगली अपडेट आ रही है रेडमी के रिलेटेड। तो भाई रेडमी इज़ नॉट कमिंग स्लो, अब वो टोटली तौर पर घुसने वाले हैं गेमिंग स्मार्टफोन्स की मार्केट के अंदर। तो अभी रिसेंटली उन लोगों ने रेडमी K40 गेमिंग एडिशन को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका हम लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। काफ़ी देर से तो नहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं, देर तो अभी हुई नहीं है, उसको चाइना के अंदर भी लॉन्च हुए हुए। तो अभी ये रिपोर्ट आ रही है कि एक और वेरिएंट आने वाला जो कि डायमेंसिटी 1100 प्रोसेसर के साथ आएगा। अभी हमें जो वेरिएंट मिला है ऑलरेडी वो 1200 के साथ आ रहा है। 1100 और 1200 में इतना खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो देखते हैं कि ये जो 1100 वाला होता है इसकी प्राइस क्या होती है। वैसे जो दूसरी स्पेसिफिकेशंस होंगी सारी की सारी वो कही जा रही हैं कि सेम वही होंगी जो कि 1200 वाली हैं। इसके बाद अगली अपडेट है ये आ रही है Xiaomi के रिलेटेड। तो अब हमें एक चीज़ का तो पता है कि सारी की सारी स्मार्टफोन कंपनीज अंडर डिस्प्ले कैमरा के ऊपर काम कर रही हैं। Xiaomi भी कर रही है। Xiaomi की हमें एक टीज़र वीडियो भी देखने को मिल चुकी हुई है, पिछले साल आई थिंक आई थी या फिर उसके पिछले साल आई थी, काफ़ी पुरानी है। तो अभी रिसेंटली Xiaomi का एक पेटेंट सामने आया जिसके अंदर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूनिक और काफ़ी क्रेजी है कि जो बैक वाला आपका मेन कैमरा का सेंसर है उसको आप लोग एज अ फ्रंट कैमरा भी यूज़ कर पाओगे। उसको आप लोगों को बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो वाला कैमरा फ्लिप होगा, मतलब कि वो मूव करके फ्रंट के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर आप पेटर्न्स के अंदर देख सकते हो कि जो ऑरेंज कैमरा का लेंस है ये मेन कैमरा का लेंस है जो कि पीछे वाली साइड के ऊपर भी काम करेगा। और अगर आप लोगों ने इसके साथ सेल्फी लेनी है तो ये मूव होकर, रोटेट होकर, फ्लिप होकर फ्रंट के ऊपर भी आ जाएगा, जो कि काफ़ी क्रेजी सोल्यूशन है। और ये अंडर डिस्प्ले काम करेगा, मतलब कि फ्रंट के ऊपर कोई सुराख नहीं होगा, ये स्क्रीन के नीचे से ही काम करेगा। यहाँ पर कोई मैग्नेटिक मॉड्यूल यूज़ किया जाएगा या फिर मोटर्स वगैरह को यूज़ किया जाएगा। लेकिन जो पेटेंट सामने आए उनके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि मैग्नेटिक कोई सिस्टम होगा जो कि इसको फ्लिप करवाएगा। तो लेट्स सी कि Xiaomi स्मार्टफोन को इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाता है प्रैक्टिकली या फिर नहीं करवाता, लेकिन इसका हमें फ़ायदा ये मिलेगा कि हमें डबल डबल कैमरा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। और एक चीज़ ये कही जा रही है कि जब लेंस फ्रंट के ऊपर मूव करेगा तो आपका जो डिस्प्ले वाला पोर्शन है, मतलब कोई छोटा सा ही पोर्शन होगा, उसको डिसेबल कर दिया जाएगा ताकि उसके थ्रू जो पिक्चर्स है, सेल्फीज़ हैं, अंडर डिस्प्ले कैमरा के थ्रू अच्छी तरह क्लिक की जा सकें। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये वाला आप लोगों को सोल्यूशन कैसा लग रहा है, आप लोगों की नज़र में ये प्रैक्टिकली काम कैसे करेगा, काम करेगा भी ठीक या फिर नहीं करेगा। अगर आप में से कोई इंजीनियर,
कोई डिज़ाइन इंजीनियर देख रहा है तो नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। मुझे तो काफ़ी ये एक फैसिनेटिंग टाइप का आइडिया लगा, क्योंकि इसके अंदर आपको जो रेजिस्टेंस मिलेगी, वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस, वो सारी की सारी एक्यूरेट नॉर्मल ही मिलेगी। मतलब कि जो आपकी बिल्ड है या फिर आपकी ड्यूरेबिलिटी है उसको लेकर इतना वो खास इशू मौजूद नहीं है। बात करें अगली बिल्ड की जो कि आ रही है नार्जो 30 के रिलेटेड, तो नार्जो 30A के बाद सभी लोगों की जो नज़रें हैं वो नार्जो के अपकमिंग फ़ोन के ऊपर आएंगे। पाकिस्तान के अंदर कौन सा आता है, तो मोस्ट प्रोबेबली नार्जो 30 सिंपल ही आएगा। तो उसकी जो लॉन्च डेट है मलेशिया के अंदर वो 18 मई है, लेकिन वहाँ पर एक अनबॉक्सिंग वीडियो भी सामने आ चुकी है, तो हमें सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस और उसका जो डिज़ाइन है वो कंफर्म हो चुका हुआ है। अगर हम बात करते हैं डिज़ाइन की, तो फ्रंट के ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर पंच होल है, बैक साइड के ऊपर जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक रियलमी टाइप का ही डिज़ाइन है, काफ़ी आपको बड़ी ब्रांडिंग मिल जाती है। और एक स्ट्रिप जा रही है कैमरा का मॉड्यूल के थ्रू, वर्टिकल कैमरा की अरेंजमेंट है, मतलब वर्टिकल कैमरा का मॉड्यूल है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशंस की, तो मीडियाटेक का हीरो G95 प्रोसेसर होगा, 5000 mAh की बैटरी के साथ 30 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है, LCD डिस्प्ले के साथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 48 मेगापिक्सल का बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर होगा जो कि ट्रिपल कैमरा का एक सेटअप होगा, 6 GB की रैम और साथ में 128 GB की स्टोरेज वाला ये वाला वेरिएंट है जो कि इस वीडियो के अंदर हमें नजर आ रहा है। तो लेट्स सी कि इसकी प्राइस कितनी होती है। वैसे प्राइस के बारे में अगर हम लोग आइडिया लगाते हैं तो बिलो 30,000 ही एक्सपेक्टेड है जब ये पाकिस्तान के अंदर आता है, क्योंकि अगर रियलमी इतना ही ज़्यादा एग्रेसिवली आता है जितना वो 30A के टाइम के ऊपर आया था, तो इसकी जो प्राइस होगी वो तकरीबन 30,000 से नीचे ही ये हमें कहीं पर देखने को मिल सकती है। लेकिन लेट्स सी के रियलमी क्या करता है। इसके बाद अगली अपडेट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आ रही है ओप्पो के रिलेटेड, ओप्पो Reno 6 के रिलेटेड। तो इंटरनेट के ऊपर काफ़ी पिक्चर्स और जो रेंडर्स हैं वो सर्कुलेट कर रहे हैं। अब ओप्पो Reno 6 सीरीज़ को मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्द इंट्रोड्यूस करवाने वाला है इसी मंथ के अंदर। आई थिंक 22 को ओप्पो का कोई इवेंट है जिसके अंदर ये चीज़ कही जा रही है कि Reno 6 सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। अगर हम लोग डिज़ाइन की बात करते हैं इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंगली, तो बैक साइड के ऊपर रेक्टेंगुलर वर्टिकल डुअल टून के अंदर कैमरा का मॉड्यूल है जिसके अंदर 4 लेंसेज हमें नजर आ रहे हैं और 108 मेगापिक्सल को बैक साइड के ऊपर टोटली तौर पर क्लियरली हाईलाइट किया गया। मतलब कि आप लोगों को 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिल जाएगा। और बैक साइड के ऊपर जो ओवरऑल डिज़ाइन है, जो डुअल टून यूज़ की गई है, कैमरा के मॉड्यूल के अंदर जो कलर यूज़ किया गया है वो बैक पैनल वाला ही यूज़ किया गया। इसके अलावा जो बैक पैनल है वो कर्व्ड भी है, तो आप लोगों को बैक साइड से जो हैंड फील मिलेगी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और कंफर्टेबल देखने को मिल जाएगी। जहाँ तक बात है फ्रंट की, तो फ्रंट के ऊपर हमें इन पिक्चर्स के अंदर तो कोई पंच होल नज़र नहीं आ रहा, तो एक्सपेक्टेडली सेंटर के अंदर होगा पंच होल। तो लेट्स सी ओप्पो क्या करता है, ये डिज़ाइन होता है रियल में या फिर नहीं होता। लेकिन जो रूमर्स हैं, जो लीक्स्टर्स हैं, वो इसी डिज़ाइन को सजेस्ट कर रहे हैं। तो बस आज के लिए हमारे पास ये टेक न्यूज़ अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को खत्म करते हैं जाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।